Hello everyone, this is our fourth lecture. In this, we will take up the fiscal policy and type of deficits. Firstly, let's understand what is fiscal policy. जैसे हमने देखा था, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी लेके आती है, उसी तरह जो गवर्नमेंट है वो अपनी फिस्कल पॉलिसी लेके आती है। फिस्कल पॉलिसी के अंदर बेसिकली जो गवर्नमेंट है अपनी स्पेंडिंग और टैक्सेशन पॉलिसी को डिसाइड करती है। समझना आपको मनी सप्लाई के अकॉर्डिंग ही है। जैसे टैक्स रेट का इंक्रीज होना, टैक्स रेट इंक्रीज होगा मतलब गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज होगा, लोगों के पास क्या हो जाएगी, कम डिस्पोजेबल इनकम, मतलब मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो हमने समझा था उससे क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन कम और ग्रोथ पर भी इम्पैक्ट आएगा। उसी तरह अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होती है मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रही है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा होने का मतलब है लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी। वो हम समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट इज पेइंग आर किड्स एजुकेशन फीस। अगर एजुकेशन फीस गवर्नमेंट पे कर रही है, इसका मतलब है हमारी डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो जाएगी, हम स्पेंड ज्यादा कर पाएंगे। स्पेंड ज्यादा कर पाएंगे मतलब डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। सिमिलरली ये जो है ग्रोथ के अंदर भी हेल्प करेगा। तो ये बेसिकली ऑपोजिट है। अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बेसिकली इंक्रीज होता है, इसका मतलब है गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक्सपेंशनरी पॉलिसी यूज कर रही है। एक्सपेंशनरी पॉलिसी मीन्स मनी सप्लाई को एक्सपैंड कर रही है। और दूसरा आप कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं फिस्कल स्टिमुलस, मतलब फिस्कल पॉलिसी के थ्रू जो है गवर्नमेंट स्टिमुलाई की तरह ग्रोथ को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। उसी तरह अगर टैक्स रेट को कम कर रही है, इसको कहेंगे हम एक्सपेंशनरी पॉलिसी या फिर फिस्कल स्टिमुलस। तो ये ऑपोजिट है, आप लर्न कर सकते हैं। अगर हमें ग्रोथ बढ़ानी है तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, प्लस टैक्स रेट जो है कम करना पड़ेगा। उसी तरह इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग अगर हमें इन्फ्लेशन क्या करना है, कम करना है, तो हमें स्पेंडिंग को कम करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को स्पेंडिंग कम करनी पड़ेगी। सेकेंड थिंग, अगर टैक्स रेट को बढ़ाना पड़ेगा। ये हमने समझा फिस्कल पॉलिसी। अब इसके बाद टाइप ऑफ डेफिसिट्स, इसको कवर करने के लिए हमें सबसे पहले जो डिफरेंस है वो समझना चाहिए। एक होता है रिसीट्स, एक होता है एक्सपेंडिचर। ये जनरली स्मॉल बिजनेसेस जो है रिसीट्स को रसीद बोलते हैं। रिसीट का मतलब होता है कि बेसिकली जो पैसा आता है, वो प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे हैं हम, जो भी पैसा आया जैसे सेल की, उसकी जो पेमेंट आई दैट्स अ रिसीट। अगर हमने कोई इंटरेस्ट आया है दैट्स अ रिसीट। तो पैसे का आना दैट इज रिसीट, पैसे का आउटफ्लो दैट इज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर जैसे सैलरी की पेमेंट की, वेजेस की पेमेंट की, हमने रॉ मटेरियल बाय किया, तो उस दौरान पे क्या होता है, एक्सपेंडिचर। तो रिसीट मतलब पैसे का आना, एक्सपेंडिचर मीन पैसे का जाना। ये समझने के बाद ये फर्दर जो है दोनों डिवाइड होते हैं कैपिटल और रेवेन्यू के अंदर। तो बेसिकली रिसीट्स जो है दो टाइप की होती हैं, कैपिटल और रेवेन्यू। उसी तरह एक्सपेंडिचर भी कैपिटल और रेवेन्यू होता है। अब इनका जो डिफरेंस है रेवेन्यू और कैपिटल, इसको आप सिंपल मीनिंग में समझने के लिए ये याद रखिए, रेवेन्यू जो है, जो भी रिसीट या एक्सपेंडिचर होगा वो रिकरिंग होगा, मतलब ये बार बार करना पड़ेगा। जैसे सैलरी पेमेंट्स आपको बार बार करनी पड़ेंगी, और जो सेल के थ्रू रिसीट्स आएंगी वो भी बार बार होंगी। लेकिन आप एक कोई बड़ा एक्सपेंडिचर करते हो जैसे लैंड एंड बिल्डिंग बाय की, वो आप बार बार नहीं करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल। इसका होता है नॉन रिकरिंग। सिमिलरली एक और डिफरेंस जो इनके अंदर आप मेजर याद रख सकते हो, इसके अंदर एसेट्स और लाइबिलिटी पर इम्पैक्ट पड़ रहा है नहीं, उससे भी हमें पता चलता है इट्स रेवेन्यू और कैपिटल। एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, ऑल्दो या पढ़ चुके होंगे लेकिन मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। एसेट का मतलब होता है फ्यूचर में कोई भी बेनिफिट अगर आपके पास होगा तो वो एक एसेट होता है। लाइबिलिटी मतलब आप पे कोई ऑब्लिगेशन है, फ्यूचर में आपको पे करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगी लाइबिलिटी। जैसे हमने पिछली क्लासेस के अंदर डेटर और क्रेडिटर समझा था। जो डेटर है मतलब वो पैसा आएगा फ्यूचर के अंदर, वो क्या है, एसेट। क्रेडिटर जो है हमें पीछे आगे जाके पैसा देना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी। तो अगर किसी भी खर्चे या रिसीट, मतलब रिसीट और एक्सपेंडिचर से अगर एसेट और लाइबिलिटी पर इम्पैक्ट पड़ रहा है तो उस पे क्या हो जाएगा, वो कैपिटल। अगर वो एसेट और लाइबिलिटी की जगह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इम्पैक्ट पड़ रहा है तो वो होता है रेवेन्यू। जैसे आपने सेल की तो वो
आप बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाते एसेट एंड लायबिलिटी की तरह, वो प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के अंदर हमें दिखाते हैं कि बाय सेल्स। तो ये हो जाएगा रेवेन्यू, कैपिटल हो जाएगा, जैसे आपने लैंड एंड बिल्डिंग बाय की और या फिर कोई फर्नीचर बाय किया तो ये हो जाएंगे कैपिटल। तो यहाँ पे इम्पैक्ट ऑन एसेट और लायबिलिटी होता है। यहाँ पे पीएनएल अकाउंट के ऊपर इम्पैक्ट होता है। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी पूछ चुके हैं कि बैलेंस शीट क्या शो करती है। बैलेंस शीट जो है ये 1999 का क्वेश्चन है, वहां पे पूछा हुआ है कि एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में जो स्टेटमेंट है वो बैलेंस शीट कहा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर प्रॉफिट और लॉस निकलता है। तो हमने समझा फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेशन के थ्रू जो गवर्नमेंट है अपनी पॉलिसी लेके आती है इन्फ्लेशन या ग्रोथ को इम्पैक्ट करने के लिए। अब दूसरा हमने समझा डेफिसिट्स को समझने के लिए हमने समझा रिसीट्स होती है, एक्सपेंडिचर होती है, पैसे का आना मतलब रिसीट, आउटफ्लो मींस एक्सपेंडिचर। अब ये फर्दर डिवाइड की हमने रेवेन्यू और कैपिटल के अंदर। रेवेन्यू जो है रिकरिंग होती है, बार बार होने वाला, कैपिटल जो होता है नॉन रिकरिंग। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू क्लैरिफाई करने के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फैक्ट्री है, उसके पास लेबर होगी, इस लेबर को वो वेजेस पे करेगा। अब फैक्ट्री ने लोन लिया बैंक से, इस पर ये इंटरेस्ट पे करेगा। अब आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ये मेंशन करना है ये जो वेजेस हैं ये कैपिटल रिसीट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू रिसीट है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। उसी तरह जो लोन आया वो क्या है और इंटरेस्ट पेमेंट उसके ऊपर वो क्या है, आप ये मेंशन कर सकते हैं। अब होपफुली आपने मेंशन कर दिया होगा तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। लेबर के ऊपर जो वेजेस की पेमेंट है, वेजेस की पेमेंट मतलब ये बार बार हर मंथ या ईयरली ये आपको पे करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये होगी आपकी रेवेन्यू। लेकिन ये रिसीट है या एक्सपेंडिचर, ये कैसे पता चलेगा, आउटफ्लो है या इनफ्लो है। अब वेजेस की पेमेंट है मतलब आउटफ्लो है तो इट विल बी अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब उसके बाद आता है लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से हमने लोन लिया तो मतलब रिसीट आई, दिस इज अ रिसीट। अब ये कैपिटल है या रेवेन्यू, ये समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि ये एसेट और लायबिलिटी पर इम्पैक्ट करती है या नहीं। अब लोन है आपको बाद में वापस करना पड़ेगा, दिस इज लायबिलिटी, प्लस आप लोन बार बार नहीं लेते, ये वन टाइम सॉर्ट ऑफ रिसीट है तो ये क्या हो जाएगी, कैपिटल रिसीट। वेजेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लोन हो जाएगा कैपिटल रिसीट। अब इंटरेस्ट पेमेंट ये मंथली जाती है या ईयरली जाती है, सो इट्स अ रिकरिंग एक्सपेंस, बट ये आउटफ्लो है तो ये हो जाएगी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये एक एग्जांपल के थ्रू आप थोड़ा समझ चुके होंगे कैपिटल रिसीट क्या होता है और रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, उसके अंदर डिफरेंस। अब हम आगे डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ डेफिसिट्स। अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिसीट जो है एक्सपेंडिचर से कम हो, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिसीट्स, ये क्या हो जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट। ऑब्वियसली आप ऑपोजिट सिचुएशन जानते होंगे, अगर हमारी रिसीट्स ज्यादा हैं तो वो क्या हो जाएंगी, सरप्लस, लेकिन अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो वो क्या होगा, रेवेन्यू डेफिसिट। अब हमने डिस्कस किया था कि रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर उनमें डिफरेंस जो है एक्सपेंडिचर ज्यादा निकले तो वो होता है रेवेन्यू डेफिसिट। उसी तरह अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल रिसीट्स, सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब क्या हो गया आपका टोटल एक्सपेंडिचर, इसमें से माइनस कर देंगे टोटल रिसीट्स। ये रिसीट्स कौन सी हो गई, रेवेन्यू भी और कैपिटल, इससे आ जाएगा बजट डेफिसिट।
अब इस चार्ट के थ्रू हमने अभी सिर्फ 2 डेफिसिट समझे हैं, रेवेन्यू डेफिसिट एंड बजट डेफिसिट। आगे के डेफिसिट समझने के लिए पहले हम देख लेते हैं गवर्नमेंट की जनरली रिसीट्स और एक्सपेंडिचर किस टाइप के होते हैं। अगर हम डिवाइड करते हैं फर्दर, रेवेन्यू, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। अब जो रिसीट्स होती हैं, रेवेन्यू रिसीट, जनरली जो मेजर रेवेन्यू रिसीट है गवर्नमेंट की वो होती है टैक्स, मतलब जो भी टैक्स आता है, इट कुड बी डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, या हम आगे डिफरेंस समझेंगे कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो बेसिकली जो टैक्स रिसीट्स होती हैं, फिर नॉन टैरिफ मतलब नॉन टैक्स रिसीट्स, जैसे फाइन्स हो सकते हैं, कोई फाइन्स फीस जैसे हम टोल चार्जेस पे करते हैं, और कोई इंटरेस्ट आ सकता है। अब हमने समझा था अगर गवर्नमेंट ने आगे लोन दे रखा है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रिसीट होगी वो क्या होगी, रेवेन्यू रिसीट। अब फर्दर जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किस टाइप के होते हैं गवर्नमेंट के, सैलरी पेमेंट्स होती हैं, सब्सिडीज देता है गवर्नमेंट आगे लोगों को, प्लस अगर कोई ग्रांट जा रही है स्टेट्स को, ये भी यहीं पे आता है। अब ये होगी जनरली रेवेन्यू रिसीट्स, टैक्स रिसीट्स होती है, नॉन टैक्स रिसीट्स होती हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किस टाइप के होते हैं, सैलरी, सब्सिडीज जाती हैं जो, और कोई ग्रांट दी हो स्टेट्स को, और एक साइड होता है कैपिटल। अब कैपिटल रिसीट्स कैसी होती हैं, कैपिटल रिसीट्स जो फर्स्ट है सबसे पहले होता है सेल ऑफ एसेट, मतलब जैसे आपने कोल ऑक्शन किया, कोल की माइनिंग के लिए, स्पेक्ट्रम जो टेलीकम्युनिकेशन के अंदर स्पेक्ट्रम सेल होता है, जैसे 5G का चल रहा है, उसको सेल किया है कोई एसेट। डिसइन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट आपको पता होगा, अगर हम कैपिटल एसेट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो वो हो गया इन्वेस्टमेंट, अगर उससे निकालते हैं वो हो जाएगा डिसइन्वेस्टमेंट। सो दिस इज द ऑपोजिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। किस तरह की होती है, जैसे LIC के ऊपर चल रहा है तो ये होती है डिसइन्वेस्टमेंट, एयर इंडिया के अंदर किया हमने। उसके बाद होता है थर्ड, अगर कोई भी रीपेमेंट ऑफ लोन हो, मतलब अगर हमने लोन दे रखा था उसकी जो लोन है वो वापस रिसीव हुआ हो, वो हो सकता है। फोर्थ हो सकता है गवर्नमेंट जो है मार्केट बोरिंग्स करे, मतलब अगर गवर्नमेंट लोन लेती है तो वो भी किस में आ जाएगा, कैपिटल रिसीट। ऑल्दो दिस इज अ लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, बट ये एक बार रिसीट हुई है लोन लेते वक्त तो ये भी आ जाएंगे मार्केट बोरिंग्स। उसके बाद होता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर किस टाइप का हो सकता है, गवर्नमेंट ने खुद रीपे किया हो लोन, जैसे ये लोन लिया उसको रीपे कर दिया, ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद हो सकता है किस तरह का एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर किस टाइप का हो सकता है, क्योंकि कैपिटल एसेट क्रिएट किया हो, जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाया हो, ये हो जाएगा कैपिटल एसेट। प्लस कोई लोन दिया हो सकता है, हमने किया था लोन जब जाता है तो वो आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर इंटरेस्ट पेमेंट होती है तो वो आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर इंटरेस्ट रिसीव होता है तो वो क्या हो जाता है, रेवेन्यू रिसीट। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये बेसिक रेवेन्यू रिसीट कौन सी होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये होता है। अब हमने यही किया था रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा, जब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट से क्या हो जाएगा ज्यादा, तो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट। और हमने किया था टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स क्या हो जाएंगी, बजट डेफिसिट। अब इसी को एक बार देख लीजिए, अब आगे हम सारे तरह के डेफिसिट्स कवर करेंगे। तो बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से जब रेवेन्यू रिसीट्स माइनस की तो आ गया रेवेन्यू डेफिसिट। अब हमने किया था पिछली स्लाइड के अंदर, गवर्नमेंट जो है आगे ग्रांट भी देती है स्टेट्स को। अब ये जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट हो सकता है वो ग्रांट स्टेट द्वारा कोई कैपिटल एसेट क्रिएट किया गया हो, जैसे कोई रोड्स बनाई गई हो स्टेट के अंदर, कोई भी बिल्डिंग क्रिएट की हो, तो वो तो क्या होना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हम रेवेन्यू डेफिसिट को इफेक्टिव दिखाने के लिए यहाँ पे जो ग्रांट दी गई है
टू स्टेट्स अगर वो यूज हुई हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, तो उसका हम क्या करते हैं, इसको रिड्यूस करके क्या निकाल लेते हैं, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट जो क्या था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, तो आ गया था रेवेन्यू डेफिसिट। बट इसको इफेक्टिव दिखाने के लिए, क्योंकि ग्रांट जो दी गई है स्टेट्स को, अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यूज हो गई है, तो हम निकाल लेते थे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। अब इसके बाद हमने टोटल एक्सपेंडिचर से माइनस की रेवेन्यू रिसीट्स, उसके बाद हमने माइनस की 1, 2, 3 ऑफ कैपिटल रिसीट्स। ये मैं आपको दोबारा शो कर देती हूँ पिछली स्लाइड से। 1, 2, 3 क्या है, सेल ऑफ एसेट किया हो, डिसइन्वेस्टमेंट किया हो, रीपेमेंट ऑफ लोन किया हो। इसका मतलब क्या नहीं माइनस करना है, मार्केट बोरिंग्स। तो इसका क्या आ जाएगा आपका, फिस्कल डेफिसिट। अब जो फिस्कल डेफिसिट है, इसका मतलब किसके इक्वल हो गया, मार्केट बोरिंग्स के इक्वल। अब इसको आप डिफरेंट फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। हमने किया था बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट क्या किया था, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स इज इक्वल टू बजट डेफिसिट। अगर इसके अंदर हम मार्केट बोरिंग्स ऐड कर देंगे, ये भी क्या हो जाएगा, फिस्कल डेफिसिट। तो बेसिकली फिस्कल डेफिसिट जो है मार्केट बोरिंग्स को दिखाता है, जो गवर्नमेंट ने करंट लोन लिया हो। अब क्या होता है, गवर्नमेंट जो है लोन लेती है हर साल, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करती है। इंटरेस्ट को हम ऑब्वियसली क्या दिखाते हैं, पेमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब जो इंटरेस्ट पेमेंट्स है, अगर हम फिस्कल डेफिसिट से माइनस कर देते हैं, इससे क्या आ जाता है, प्राइमरी डेफिसिट। तो हमने किया मार्केट बोरिंग्स जो है फिस्कल डेफिसिट है, उससे इंटरेस्ट पेमेंट्स माइनस कर दी, मतलब प्राइमरी डेफिसिट। ये दिखाता है अगर प्राइमरी डेफिसिट ज्यादा है, इसका मतलब गवर्नमेंट जो है करंट लोन की जगह पास्ट लोन्स के ऊपर ही इंटरेस्ट पेमेंट से डेफिसिट क्रिएट हो रहा है। दिस इज नॉट अ फेवरेबल कंडीशन। प्राइमरी डेफिसिट कम होना चाहिए, क्योंकि ये दिखाता है कि हमने करंट बोरिंग्स की हैं, क्योंकि उसको यूज किया जा सकता है फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हमने समझा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है बार बार होने वाला खर्चा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छा माना जाता है अगर वो कैपिटल एसेट को क्रिएट करने के लिए किया गया हो, बट अगर वो रीपेमेंट ऑफ लोन के लिए किया जा रहा है, दिस इज नॉट फेवरेबल कंडीशन। फिस्कल डेफिसिट क्या है, मार्केट बोरिंग्स है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस क्या हो जाएंगी, रेवेन्यू रिसीट्स माइनस 1, 2, 3 ऑफ कैपिटल रिसीट्स। क्या है, सेल ऑफ एसेट्स, डिसइन्वेस्टमेंट्स, और कोई भी लोन की वापस आया हो, रीपेमेंट ऑफ लोन हुई हो, तो क्या आ जाएगा, फिस्कल डेफिसिट, मतलब इट्स इक्वल टू मार्केट बोरिंग्स। इससे माइनस हो जाएगा इंटरेस्ट पेमेंट्स, तो आ जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। तो हमने फिस्कल पॉलिसी क्या होता है ये कवर कर लिया। टाइप ऑफ डेफिसिट कितने टाइप के हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है, वो सब डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है 99 में पूछा गया था। एक बार आप पोस्ट करके इसको सॉल्व कर लीजिए। अब हम डिस्कस करते हैं। फिस्कल डेफिसिट इज ग्रेटर देन द बजटरी डेफिसिट। अब हमने डिस्कस किया था ऑब्वियसली बजट डेफिसिट के अंदर अगर हम मार्केट बोरिंग्स ऐड करते हैं तो फिस्कल डेफिसिट आता है। तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है दिस इज असर्शन। रीजन क्या दिया है इन्होंने, फिस्कल डेफिसिट इज द बोरिंग्स फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लस अदर लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट टू मेट इट्स एक्सपेंडिचर। यही रीजन है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, बोरिंग्स, इसीलिए क्या आ जाता है, ये बजट डेफिसिट से ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको एक बार पोज करके सॉल्व कर लीजिए। होपफुली आपने कर लिया होगा। अब आगे डिस्कस करते हैं। इसमें पूछा है फिस्कल डेफिसिट, बजट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। ये क्वेश्चन बेसिकली आपके सारे डेफिसिट जो है रिवाइज करवा देगा। अब हमने किया था बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट क्या होता है, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल रिसीट्स। तो ए का होना चाहिए 1, ए का
सॉरी बी का होना चाहिए 1. So we can eliminate B and C option. We are left with A and D. Next statement है revenue deficit. Revenue deficit क्या होता है? Excess of revenue expenditure over revenue receipts. So C का 2. So answer is A. हम लेकिन आगे की भी देख लेते हैं. आंसर तो A है. फिजिकल डेफिसिट. फिजिकल डेफिसिट क्या था? एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट्स. लेकिन बोरिंग्स जो है हमने यहाँ पे माइनस नहीं करनी है, तो उससे क्या आ जाएगा? मतलब कैपिटल रिसीट सारी माइनस कर देनी है, लेकिन बोरिंग्स नहीं करनी है, तो उससे क्या आ जाएगा? फिजिकल डेफिसिट. अब प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट्स लेस बोरिंग्स एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स. मतलब इंटरेस्ट पेमेंट्स को भी माइनस कर देंगे फिजिकल डेफिसिट से, तो क्या आ जाएगा? प्राइमरी डेफिसिट. अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 2010 का. इसमें पूछा गया है फिजिकल स्टिमुलस. अब मैंने फिजिकल स्टिमुलस क्या कहा था? फिजिकल पुश देना. तो वो किस सिचुएशन में होगा? आपको याद करना है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, टैक्स रेट जो है कम करना पड़ेगा. अब इसके अंदर मतलब टैक्स रेट क्या करना है? कम. इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट स्पेंडिंग. ट्रू. अबोलिशिंग द सब्सिडीज. ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम. उल्टा हमें ये बढ़ाना है, तो आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली. अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी 2010 में पूछा गया है. इसमें पूछा है क्या क्या मेजर्स विच ऑफ द अबव कैन बी यूज्ड एज अ मेजर्स टू कंट्रोल द फिजिकल डेफिसिट इन इंडिया. अब एक बार इसको सॉल्व कर लीजिए पॉज करके. अब हम इसको डिस्कस करते हैं. इसमें पूछा गया है कि फिजिकल डेफिसिट कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं. फिजिकल डेफिसिट कैसे कंट्रोल करेंगे? एक्सपेंडिचर क्या होगा? कम करना है, रिसीट्स को बढ़ाना है. फर्स्ट है इंकरेजिंग द एफडीआई इनफ्लोज. एफडीआई इनफ्लोज जो है कंपनीज के अंदर आती है. ये गवर्नमेंट के लिए इनफ्लो नहीं होता, गवर्नमेंट के लिए रिसीट नहीं है, तो ये तो इंक्लूड नहीं होगा. फर्स्ट जो है आपको एक्सक्लूड कर देना, एलिमिनेट करके. यू आर लेफ्ट विथ बी एंड डी. नेक्स्ट, प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. हमने प्राइवेटाइज कर दिया, मतलब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? कम. उल्टा प्राइवेट सेक्टर जो है ज्यादा स्पेंड करेगा, सो इट विल बी इंक्लूडेड. एंड वी कैन एलिमिनेट डी. आंसर इज बी, बट हम फर्दर भी पढ़ेंगे. डाउन साइजिंग द ब्यूरोक्रेसी. ब्यूरोक्रेसी को कम करना मतलब एक्सपेंडिचर जो है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, सैलरीज कम पे करनी पड़ेंगी, तो ये भी क्या हो जाएगा? स्पेंडिंग क्या हो जाएगी? कम. हमने यही किया था. फिजिकल डेफिसिट को कम करना मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम करना. रेवेन्यू मतलब रिसीट्स को बढ़ाना थ्रू टैक्स रिसीट्स. सेलिंग और ऑफलोडिंग द शेयर्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. ये क्या हो जाएगा? डिसइन्वेस्टमेंट. तो बेसिकली हम कैपिटल रिसीट को बढ़ा रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा बी. 1 सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन 2010 का है. इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन बजट. बेसिकली गवर्नमेंट बजटिंग जो है आपके मेंस के सिलेबस के अंदर मेंशन्ड है, और इसमें बजट डेफिसिट भी हम कवर करते हैं प्रीलिम्स के लिए. तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बजट बनाता कौन है. बजट जो है इसमें डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इसके द्वारा क्रिएट किया जाता है. मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जो डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक अफेयर्स, वो ही क्रिएट करता है यूनियन बजट. नेक्स्ट क्वेश्चन 2016. इसमें पूछा गया है देयर हैज बीन persistent deficit budget every year after year. Which action of the following can be taken by the government to reduce the deficit? आप इसको एक बार सॉल्व कर लीजिए. डेफिसिट को रिड्यूस करना है, तो आपको सोचना है गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है हमें कम करनी पड़ेगी, रिसीट्स जो है बढ़ानी है. अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है कम करना है, रिड्यूसिंग द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सो इट्स ट्रू. इंट्रोड्यूसिंग द न्यू वेलफेयर स्कीम्स. अब वेलफेयर स्कीम्स को इंट्रोड्यूस करेंगे तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, तो ये एक्सक्लूड हो जाएगा. थर्ड, रैशनलाइजिंग द सब्सिडीज. सब्सिडीज को रैशनलाइज करके मतलब हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम कर रहे हैं, ये इंक्लूड हो जाएगा. सो सेकंड को एक्सक्लूड करने के बाद वी आर लेफ्ट विथ ए एंड सी. फर्स्ट को हमने इंक्लूड करना है और थर्ड को भी करना है. फोर्थ क्या है? रिड्यूसिंग इम्पोर्ट ड्यूटी. इम्पोर्ट ड्यूटी को हम रिड्यूस करके क्या कर रहे हैं? टैक्स रिसीट्स कम कर रहे हैं, जबकि हमें रिसीट्स जो है बढ़ानी है, एक्सपेंडिचर को क्या करना है? कम करना है, तो ये भी एक्सक्लूड हो जाएगा फोर्थ. तो आंसर विल बी सी.
नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 में एक और क्वेश्चन पूछा गया, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल बजट। तो कैपिटल बजट के अंदर क्या इंक्लूड करते हैं उसके लिए आपको पता होना चाहिए रेवेन्यू क्या है और कैपिटल क्या है। रेवेन्यू क्या है रिकरिंग, कैपिटल क्या है नॉन रिकरिंग। पूछा गया है एक्सपेंडिचर ऑन द एक्विजिशन ऑफ द एसेट्स लाइक रोड बिल्डिंग्स मशीनरी, सो इट इज क्रिएटिंग अ कैपिटल एसेट जो रोजाना या बार बार होने वाला खर्चा नहीं है, इट्स अ नॉन रिकरिंग। सेकंड, इट इज आल्सो क्रिएटिंग अ एसेट, तो ये इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट है लोन रिसीव फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट्स, ये भी एक लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है एंड इट इज नॉन रिकरिंग, तो ये भी इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट है लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांटेड टू द स्टेट्स एंड यूटीज, लोन दिया गया है, अगेन इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक बार आउटफ्लो हो रहा है लोन देते वक्त और ये क्या क्रिएट करता है कैपिटल, एक एसेट क्रिएट करता है क्योंकि वापस हम रिसीव करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1, 2 एंड 3। सो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये हमने पहले जब इन्फ्लेशन का लेक्चर किया था सेकेंड लेक्चर, उसके अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, लेकिन ये दोबारा मैंने इंक्लूड किया है क्योंकि उस टाइम पे हमने जनरली डिमांड पुल इन्फ्लेशन के कंसेप्ट पे फोकस किया था। अब हम क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी दोनों डिस्कस कर चुके हैं, इसको दोबारा डिस्कस किया जा सकता है। इसमें कहा है एक्सपेंशनरी पॉलिसीज। एक्सपेंशनरी पॉलिसीज का क्या मतलब है मनी सप्लाई को एक्सपैंड करना, मनी सप्लाई एक्सपैंड होगी तो लोगों के पास पैसा आएगा, वो स्पेंड करेंगे तो डिमांड जनरेट होगी। सो इट इज ट्रू। अगेन सी फिस्कल स्टिमुलस, फिस्कल स्टिमुलस का क्या मतलब है गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है बढ़ा रही है, टैक्स को कम कर रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा मनी सप्लाई इंक्रीज करेगा, अगेन इट विल क्रिएट अ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस, आप इसको हम सेकेंड लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, आप वापस जाके देख सकते हैं उस लेक्चर के अंदर, तो ये एक्सक्लूड होगा। थर्ड, तो आंसर विल बी 1, 2 एंड 4। फोर्थ क्या कह रहा है राइजिंग हायर परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर का इंक्रीज करने का मतलब क्या है डिमांड क्रिएट होगी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। राइजिंग इंटरेस्ट रेट से क्या हो रहा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, क्योंकि कॉस्ट इंक्रीज हो रही है बट इंटरेस्ट रेट बढ़ जाने से, हमने डिस्कस किया था मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है इकोनॉमी के अंदर तो लोग कम जो है लोन कम लेते हैं, लोन कम लेते हैं मतलब मनी सप्लाई कम होगी, मनी सप्लाई कम होगी मतलब डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं होगा, उल्टा डिमांड कम हो जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 का, इसमें पूछा गया है विद रेफरेंस टू, आप एक बार पोज करके इसको सॉल्व कर लीजिए, होपफुली आपने कर लिया होगा। विद रेफरेंस टू द एक्सपेंडिचर मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और द कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बेसिकली यहाँ पे एक्सपेंडिचर की बात की गई है। अब ये क्वेश्चन जो है डेफिसिट्स का नहीं है, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग मैंने आपकी क्रिएट की है फॉर द कैपिटल और रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर है या रिसीट, ये क्वेश्चन उससे सॉल्व होगा। फर्स्ट है acquiring new technology is a capital expenditure. Obviously, एक टेक्नोलॉजी को एक्वायर करना, एक हम एसेट क्रिएट कर रहे हैं जिससे हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे। सेकेंड थिंग, ये बार बार होने वाला खर्चा नहीं है, इट्स अ नॉन रिकरिंग, सो और आउटफ्लो भी हो रहा है, पैसा हमें देना पड़ेगा जब टेक्नोलॉजी क्रिएट करेंगे, सो इट्स अ ट्रू। नेक्स्ट है डेट फाइनेंसिंग, मतलब कंपनी जो है उसने फाइनेंस करवाया डेट, मतलब उसके पास पैसा आया होगा डेट के थ्रू, पैसा जब आया तो मतलब क्या हुई रिसीट, और ये बार बार होने वाला नहीं है, सो इट्स अ कैपिटल रिसीट। इन्होंने मेंशन किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेट फाइनेंसिंग क्या हो जाएगी कैपिटल रिसीट, वाइल इक्विटी फाइनेंसिंग, अब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इक्विटी और डेट के अंदर क्या होता है, मतलब शेयर्स और बॉन्ड्स के अंदर क्या डिफरेंस है। डेट जो होता है बेसिकली लोन की तरह होता है, शेयर जो होते हैं इक्विटी, ये बेसिकली ऑनरशिप क्रिएट करता है, ये भी क्या हो जाएगा कैपिटल रिसीट। अब इसमें कोई कहेगा पैसा आया है या गया, ये क्लियर नहीं होता, बट स्टिल यू कैन सॉल्व के इक्विटी फाइनेंसिंग श्योरली इट्स नॉट अ रेवेन्यू, दिस इज कैपिटल। तो सेकेंड स्टेटमेंट तो फॉर श्योर रॉन्ग है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2021, which one of the following is likely to be the most inflationary? ऑल्दो ये हम पहले डिस्कस कर सकते थे इन्फ्लेशन के साथ, लेकिन मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी के बाद आप इसको बेटर सॉल्व कर सकते हो। हमने कहा था डेफिसिट्स क्या होता है, बेसिकली जब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए
रिसीट से तो डेफिसिट होता है। अब गवर्नमेंट को जो है उसको फाइनेंस करवाना पड़ता है, वो क्या होता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग। कैसे करती है, गवर्नमेंट बाहर से लोन ले सकती है टू फाइनेंस दैट डेफिसिट, बाहर से बोरिंग्स कर सकती है, आरबीआई से ले सकती है, और फॉरेन बोरिंग्स हो सकती हैं, तो क्या हो जाएगा, डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब डेफिसिट फाइनेंस करने से क्या कर रहा है, बेसिकली गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, अगेन वो स्पेंड करेंगे तो मनी सप्लाई इंक्रीज करेगी। मनी सप्लाई इंक्रीज करती है मतलब इन्फ्लेशन होता है, कौन सा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब इसमें कहा है मोस्ट इन्फ्लेशनरी क्या होगा, पब्लिक डेट को पे करना, बोरिंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, बोरिंग फ्रॉम द बैंक्स टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। ऑल्दो सारी सिचुएशन के अंदर जो है पैसा आ रहा है, लेकिन एटलीस्ट एक पॉकेट से दूसरी पॉकेट के अंदर जा रहा है। लेकिन फोर्थ स्टेटमेंट जो है, क्रिएशन ऑफ द न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। इस सिचुएशन के अंदर क्या हो रहा है, हम न्यू मनी क्रिएट कर रहे हैं, तो मतलब ये क्या हो जाएगी, ज्यादा इन्फ्लेशनरी। तो बेसिकली डेफिसिट फाइनेंसिंग के दौरान पे हमने कैसे फाइनेंस किया, डायरेक्ट मोनेटाइजेशन बोलते हैं इसको। डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ये कोविड के टाइम पे न्यूज के अंदर था। दो टाइप की होती है बेसिकली डेफिसिट फाइनेंसिंग, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के अंदर क्या होता है, जब आरबीआई प्रिंट कर देती है नोट्स, उसको कह देते हैं डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। तो ये ज्यादा इन्फ्लेशनरी होता है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 का, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप्स इज लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। अब इसको आप एक बार सॉल्व कर लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। मैंने डिस्कस किया था कि जो ग्रोथ है उसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को मनी सप्लाई क्रिएट करनी पड़ेगी इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि डिमांड जनरेट होती है, डिमांड जनरेट होती है तो ऑटोमेटिक सप्लाई इंक्रीज होती है, क्योंकि प्रोडक्शन तभी होगी अगर मार्केट के अंदर बेसिकली डिमांड है। तो मनी सप्लाई बेसिकली बढ़ानी है तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, स्पेंड कर सकती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेगी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही है मतलब लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी, डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी तो डिमांड जनरेट करेंगे। और दूसरा ये है, गवर्नमेंट जब स्पेंडिंग करती है तो वो डायरेक्ट भी खुद से डिमांड जनरेट करती है, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाना। टैक्स रेट्स को कम किया जा सकता है रिसेशन के दौरान पे, टैक्स रेट्स अगर कम होते हैं तो बेसिकली जैसे SEZ पॉलिसी है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, वहां पे टैक्स हॉलीडे मिलती है कि आपको 5 साल कोई टैक्स नहीं देना। उससे क्या होते हैं, जो सप्लायर्स है वो इंसेंटिवाइज होते हैं प्रोडक्शन करने के लिए। तो ये भी क्या कर सकते हैं हम इकोनॉमिक रिसेशन के दौरान। तो बेसिकली हमें इकोनॉमिक रिसेशन के दौरान पे जो है डिमांड जनरेट करनी है इकोनॉमी के अंदर, ताकि सप्लाई क्रिएट हो, एक ग्रोथ पुश करना है। तो बेसिकली रिसेशन के दौरान पे एक तो हमें फिस्कल स्टिमुलस करना पड़ेगा। सेकंड, अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू देखते हैं तो इंटरेस्ट रेट्स कम करने चाहिए हमें इकोनॉमी के अंदर। इंटरेस्ट रेट्स कम करेंगे तो लोग जो है मतलब बिजनेसमैन जो है, एंटरप्राइजेस जो है, वो क्या करेंगे, लोन लेने जाएंगे, लोन लेने जाएंगे तो वो प्रोड्यूस करेंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, लूज मॉनेटरी पॉलिसी मतलब एक्सपेंशनरी पॉलिसी। उसी तरह फिस्कल पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, फिस्कल स्टिमुलस दैट इज एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। तो इसमें पूछा है इकोनॉमिक रिसेशन, कट इन द टैक्सेस रेट्स, बट लिखा है आगे इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट्स। हमने क्या कहा, डिक्रीज करने पड़ेंगे इंटरेस्ट रेट्स, और क्या करने पड़ेगा, कट करने पड़ेंगे टैक्स रेट। तो अगर यहाँ पे डिक्रीज लिखा होता तो ये क्वेश्चन सही, स्टेटमेंट सही हो जाती। सो इट्स नॉट ट्रू। इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑन द पब्लिक प्रोजेक्ट्स, यस गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ानी चाहिए, तो ये तो ट्रू है। लेकिन हम आगे की स्टेटमेंट देखते हैं, इंक्रीज इन द टैक्स रेट्स अकम्पनीड बाय द रिडक्शन इन द इंटरेस्ट रेट्स, ये ट्रू है, रिडक्शन इन द इंटरेस्ट रेट्स, बट इंक्रीज इन द टैक्स रेट्स नहीं होना चाहिए, डिक्रीज इन द टैक्स रेट्स होना चाहिए। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन द पब्लिक प्रोजेक्ट, जबकि हमने कहा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करना है ना कि कम करना है, तो आंसर हो जाएगा बी। लास्ट क्वेश्चन 2011, इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज एप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्स द फिस्कल स्टिमुलस। तो बेसिकली फिस्कल स्टिमुलस क्या होता है, गवर्नमेंट पुश क्रिएट करती है ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया जा सके। कैसे बढ़ाती है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा के, टैक्स रेट्स को कम करके। तो इसमें क्या हो जाएगा, इट इज अ मैसिव इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात की गई है, टू इंश्योर द सप्लाई ऑफ द गुड्स टू मीट द डिमांड सर्च बाय द रैपिड caused by rapid economic growth. This is not true. Next है intense informative action of the government to boost the economic activity in the country. यही है, हमने रिसेशन के ऑपोजिट बेसिकली फिस्कल स्टिमुलस करना है। नेक्स्ट है इंटेंस एक्शन ऑन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की गई है।
दिस इज नॉट ट्रू. एक्सट्रीम अफर्मेटिव एक्शन बाय द गवर्नमेंट टू परस्यू इट्स पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन. यहाँ पे भी नैरो स्टेटमेंट है. फाइनेंशियल इंक्लूजन ये जो है सबसे ब्रॉड है. बी मतलब बेसिकली हमने इकोनॉमिक रिसेशन को कर्व करके ग्रोथ को बूस्ट करना है. अब ये लास्ट स्लाइड जो है इसमें मैंने मेंस के आंसर्स क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं. एक 2019 में आया है, एक 2021 के अंदर आया है. आप ये दोनों लिख सकते हैं और हमें शेयर कर सकते हैं हमारी जीमेल के ऊपर. उसके बाद मैं आपको एक समराइज कर देती हूँ फिस्कल स्टिमुलस फिस्कल पॉलिसी को. अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें मनी सप्लाई कम करनी पड़ेगी. तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम करना होगा और टैक्स रेट्स को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा. सेम अगर ग्रोथ क्या है, कम है, ग्रोथ कम है तो मतलब हमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी. टैक्स रेट्स को क्या करना पड़ेगा, कम. अगर ये आप सिर्फ इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लेंगे इससे क्या हो जाएगा, आप ऑपोजिट सिचुएशन सोच सकते हैं खुद से. और लास्ट एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले आप सिर्फ इसको देख के जाइए तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. डेफिसिट्स का चार्ट भी हमने जो पहले डिस्कस किया उसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं रिवाइज करने के लिए. सो हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. थैंक यू.